दिग्विजय सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वो रिसर्च पेपर्स उसकी जिंदगी की आखिरी पूंजी थी और वो पूंजी भी अब परीक्षित के हाथों में थी। दिग्विजय, मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसे फाड़ दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? परीक्षित ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। नहीं परीक्षित, प्लीज वो पेपर्स मत फाड़ना। लिटरली दिग्विजय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में डेस्परेशन साफ झलक रहा था। ये पेपर्स, ये मेरी पूरी जिंदगी का काम है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो मेरी थियरीज अधूरी रह जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम किसे डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो? दिग्विजय को इस तरह फड़फड़ाता देखकर परीक्षित की आंखों में एक अलग ही लेवल की चमक आ गई थी। वो कठोर से अब और ब्रूटल होने जा रहा था। ओ, मैं अच्छे से समझ गया। जिसे तुम इतने सालों की मेहनत समझ रहे हो, वो मेरे लिए कचरा है, कचरा जिसकी कोई कीमत नहीं। और कचरे को या तो फेंक देते हैं या जला देते हैं। भला हमारे घर में इस कचरे का क्या काम? भले ही दिग्विजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसके सर पर 12 टांके आए थे और उसका शरीर भी कमजोर था। ऐसे में वो परीक्षित से लड़ाई तो नहीं करना चाहता था, लेकिन हां, जैसे तैसे वो परीक्षित के हाथ से उन पेपर्स को छीनना जरूर चाहता था। हालांकि इससे पहले कि दिग्विजय कुछ करता, परीक्षित ने उस पन्ने को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उस पन्ने के फटने की आवाज एक चाकू की तरह थी, जो सीधा दिग्विजय की छाती पर जाकर लगा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिग्विजय के कदम परीक्षित की ओर बढ़े। वो उन सभी पेपर्स के फटने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे हर हाल में परीक्षित को यह करने से रोकना था। लेकिन जैसे ही दिग्विजय परीक्षित के करीब आया और उससे उन पेपर्स को छीनने की कोशिश की, वैसे ही परीक्षित ने उसका स्वागत एक जोरदार लात से किया, जिसे खाने के बाद दिग्विजय चारों खाने चित हो गया था। दिग्विजय, तुमने सिर्फ गलत समय का फायदा उठाया है और कुछ नहीं। तुम्हारी ये रिसर्च, ये थ्योरीज हमेशा से ही इरेलीवेंट थी, वरना कल हमें 1000 करोड़ रुपए की डील नहीं मिलती। देख रहे हो मेरे राजयोग का कमाल? तुम कोई जीनियस नहीं हो। कंपनी को मेरी जरूरत है, ना कि तुम्हारे इस कचरे की। दर्द के मारे दिग्विजय अपना पेट पकड़ के बैठा था, लेकिन उसके बावजूद उसने जैसे तैसे अपने पिता की ओर देखा। हालांकि उसे अपने पिता से कोई उम्मीद नहीं थी। वो बेशर्मों की तरह दिग्विजय की हालत पर हंस रहे थे। रणविजय सिंह की आंखों में दिग्विजय के लिए ना तो कोई कंसर्न था और ना ही कोई हेजिटेशन। अब दिग्विजय उनका बेटा नहीं था, वो बस एक लायबिलिटी था। परीक्षित ने उन पन्नों को फाड़ना जारी रखा। एक के बाद एक पन्ने फटते चले गए और दिग्विजय की पूरी जिंदगी की मेहनत उसकी आंखों के सामने नंगी हो गई थी। रिसर्च के आखिरी पन्ने को फाड़ने के बाद परीक्षित ने कागजों का सारा कचरा दिग्विजय के मुंह पर फेंकते हुए कहा, अब तुम क्या करोगे? भले ही परीक्षित की आवाज धीमी थी, लेकिन इंसल्ट से भरी हुई थी। दिग्विजय घुटनों के बल बैठा था और तेजी से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कमजोरी के चलते भला वो कर भी क्या सकता था? उसकी रिसर्च कूड़े की तरह जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उसके जिंदगी भर के आइडियाज, थ्योरीज और इनोवेशन अचानक से गायब हो गए थे। पहले उत्तराधिकारी, फिर अपनी बीवी और बच्चे, फिर घर, और अब रिसर्च पेपर्स खोने के बाद दिग्विजय अब एक खुले सांड की तरह था। क्यों? क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत था। इस समय भले ही उसका शरीर कमजोर था, लेकिन शरीर में मौजूद खून खौल चुका था। दिग्विजय ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं परीक्षित, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिग्विजय की धमकी सुनकर तुरंत ही परीक्षित ने पीछे मुड़कर उसे देखा। परीक्षित के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा खिल गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोशिश देखना चाहता हूं। और ठीक उसके बाद परीक्षित ने एक बार फिर दिग्विजय के पेट पर लात मारी और उसे इस खेल से नॉकआउट कर दिया था। आहा, दिग्विजय दर्द से छटपटाने लगा था। बस करो परीक्षित। फाइनली रणविजय सिंह ने अपना मुंह खोला। उनकी आवाज तीखी और कमांडिंग थी। हमने यहां बहुत समय बर्बाद कर दिया है, चलो चलते हैं, हमें और भी कई काम है। परीक्षित ने एक आखिरी बार अपनी गंदी नजरों से दिग्विजय की ओर देखा और फिर, जी पापा,
बोलते हुए निवेदिता के पास चला, जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। निवेदिता की आंखें जो दिग्विजय को देख रही थी, उनमें हमदर्दी नहीं बल्कि कोल्डनेस थी, जैसे मानो वो दिग्विजय को जानती ही ना हो। अभी वो लोग वहां से जा ही रहे थे कि तभी अचानक से रणविजय सिंह को कुछ याद आया। उन्होंने पीछे मुड़कर दिग्विजय की ओर देखा, जो जमीन पर पड़ा गहरी सांसें ले रहा था। लेकिन इससे उन्हें क्या? रणविजय सिंह ने चुटकी बजाते हुए दिग्विजय से कहा, मैं तुम्हें 48 आवर्स का समय दे रहा हूं। 48 घंटे के अंदर तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा, परमानेंटली। दर्द से छटपटाते दिग्विजय ने अपनी पलकें झपकाई। वो अपने पिता के मुंह से निकले उन शब्दों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। रणविजय सिंह की बात अब भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने दिग्विजय की ओर झुकते हुए कहा, आज से और अभी से तुम मेरे बेटे नहीं हो, और तुम्हारी मां, उससे भी अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। अब तुम देख लो, अपनी मां को संभाल सको तो उसे रखो, वरना उसे किसी ओल्ड एज होम में डाल देना। ये तुम्हारा कॉल है, जो करना है करो, मुझे क्या। महारानी सिंधुजा दरवाजे के पीछे छुपकर ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। वो टूट चुकी थी, उनकी आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। तो वही दिग्विजय चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था, लड़ना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसका गला सूख चुका था। वो काफी अकेला महसूस कर रहा था। ठीक उसके बाद रणविजय सिंह पीछे मुड़े और दरवाजे से बाहर निकल गए। निवेदिता परीक्षित के साथ वहां से चली गई। कमरे में खामोशी पसर गई थी। सिंधुजा अपने दुख और तकलीफ अपने बेटे के सामने रखना चाहती थी, लेकिन दिग्विजय के साथ इतना कुछ हो चुका था कि उसने उसे परेशान करना सही नहीं समझा और घर के एक कोने में बैठकर रोने लगी थी। कुछ समय तक दिग्विजय उसी हाल में जमीन पर पड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था और दिमाग गोल गोल घूम रहा था। शरीर का दर्द तो वक्त के साथ फीका पड़ सकता था, लेकिन रणविजय सिंह की बातों से दिग्विजय के अंदर जो खालीपन बैठ गया था, उससे बाहर निकलना उसे इम्पॉसिबल लग रहा था। जैसे तैसे हिम्मत करते हुए दिग्विजय अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा। अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने के बाद दिग्विजय को कई चीजों की क्लैरिटी मिल गई थी, लेकिन जलता हुआ गुस्सा अभी भी बरकरार था और फटने का इंतजार कर रहा था। बस बहुत हुआ जब तुम लोगों को मेरी और मेरे काम की कोई कदर नहीं, तो मुझे भी अब इस रिश्ते की चादर को और नहीं ओढ़ना है। चलिए अब इस युद्ध की असली शुरुआत करते हैं। दांत पीसते हुए फाइनली दिग्विजय ने बदले की हुंकार भर ली थी। टॉवल से अपना चेहरा पोंछने के बाद तुरंत ही उसने कांपते हाथों से अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो मिस्टर साहनी। दिग्विजय की आवाज वाकई में कड़क थी। हेलो मिस्टर दिग्विजय, क्या हाल है आपके? फोन के दूसरी तरफ से साहनी साहब की वार्म और वेलकमिंग आवाज सुनाई पड़ी। साहनी साहब, मेरे पास हालचाल जानने या बताने का समय नहीं है। दिग्विजय की जेंटलनेस पूरी तरह से गायब हो गई थी, यहां तक कि वो अपना पेशेंस भी खो चुका था। तुरंत ही उसने कड़क आवाज में कहा, मेरे पास आपके लिए एक नया डायरेक्टिव है। दिग्विजय का अंदाज देखकर साहनी साहब थोड़े हिचकिचाए। उसकी बदली हुई टोन से वो बहुत सरप्राइज्ड थे। उन्होंने भी सीधी बात की। जी सर, बताइए क्या डायरेक्टिव है? दिग्विजय ने कहा, अभी के अभी राठौड़ टेक ग्रुप को जाने वाली आयरन और एल्यूमिनियम की सारी सप्लाईज बंद कर दो। फाइनली दिग्विजय ने अपना पहला मूव चला। बदले की शुरुआत हो गई थी। दिग्विजय की बात सुनकर साहनी साहब चकरा गए थे और थोड़ा बोले, क्या सर, आपको पता है न कि अगर आपने उन शिपमेंट्स को रोक दिया तो आपकी कंपनी को कितना नुकसान होगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से? इससे पहले कि साहनी साहब अपनी पूरी बात खत्म करते, एकाएक दिग्विजय ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। दिग्विजय की आवाज काफी कठोर सुनाई पड़ी। अब से राठौड़ टेक ग्रुप को उन मटेरियल्स की जरूरत नहीं है। दिग्विजय की बात सुनते ही साहनी साहब शॉक्ड रह गए और टपाक से बोले, लेकिन सर, आपकी पूरी कंपनी उन्हीं मटेरियल्स पर रिलाई। इस बार भी दिग्विजय ने साहनी साहब को अपनी बात खत्म करने के समय नहीं दिया और उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला,
मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कंपनी किस पर रिलाई करती है। जो बोल रहा हूं बस वो करो। जिंदगी में पहली बार दिग्विजय को लगा कि कंपनी की रीढ़ की हड्डी का कंट्रोल फिर से उसके हाथों में लौट रहा है। और वो था सप्लाई चेन, जो उसके बाप ने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। वही सप्लाई चेन आज दिग्विजय की मुट्ठी में था और वो उसका जबरदस्त फायदा उठाना चाहता था। फोन के दूसरी तरफ साहनी साहब एकदम शांत थे। दरअसल वो दिग्विजय के ऑर्डर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में जब उन्हें इस इक्वेशन का मैथमेटिक्स समझ नहीं आया तो फाइनली बोले, समझ गया सर। दिग्विजय ने खुद से कहा, बहुत खुश हो रहे थे ना अपने 1000 करोड़ की डील पर। अब जब मटेरियल ही नहीं रहेगा तो डिलीवर क्या करोगे? अब आपको मेरी वैल्यू समझ आएगी राजा साहब। अब देखता हूं आपके नाजायज बेटे का राजयोग कितना काम करता है। साहनी का कॉल काटने के बाद दिग्विजय के चेहरे पर एक हल्की लेकिन कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। वो अपनी मां की तरफ मुड़ा जो अभी भी आंसू बहा रही थी। मां, ये परीक्षित भी ना कितना बड़ा बेवकूफ है, दिग्विजय ने हंसते हुए कहा, जैसे कोई छोटी बात हो। उसे लगता है कि मेरे रिसर्च पेपर्स फाड़ कर उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। दिग्विजय अपनी मां के पास गया और उनके आंसू पोंछते हुए बोला, कल का आया हुआ चूजा है वो। उसे नहीं पता कि मेरे पास उन पेपर्स के कम से कम 100 बैकअप्स पड़े हैं। और मान लो अगर वो सब कुछ डिलीट भी कर देते तो भी तुम्हारा बेटा इतना कैपेबल है कि वो सब कुछ दोबारा लिख सकता है। उसकी मां ने उसे देखा। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। मां, मैं वादा करता हूं तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा। मां ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों का क्या? क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे खून नहीं है? दिग्विजय को जैसे झटका लगा। उसने तुरंत मां का हाथ थाम लिया। कभी नहीं मां, ऐसी बात मुंह से भी मत निकालना। शुभ और शुभांगी मेरे बच्चे हैं और यह सच कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, बच्चों के लिए लड़ूंगा। और याद रखना मां, दिग्विजय की आंखों में अब एक अलग ही आग थी। बहुत जल्द मैं राजा साहब और उस परीक्षित को जोधपुर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा और तुम और मेरे बच्चे उस रूप महल में राज करेंगे। तुम लोग वहां लग्जरी में रहोगे, यह वादा है मेरा। बेटे का यह रूप देखकर मां के अंदर भी हिम्मत आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से दिग्विजय के सर पर हाथ फेरा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। क्या दिग्विजय का नया रूप परीक्षित और रणविजय पर भारी पड़ेगा? क्या सप्लाई रोकने से रणविजय की कंपनी बिखर जाएगी? आखिर दिग्विजय अपनी हक कैसे छीन कर लेने वाला है? परीक्षित को जब पता चलेगा कि दिग्विजय का रिसर्च अब भी सेफ है तो वो क्या करेगा? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।